हम हमारा काइनेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर क्या है उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या होगा स्टार्ट होगा, दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। तो हमें पता है कि जो रेट है मोस्टली केमिकल रिएक्शन का, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वो रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जनरली क्यों होता है इंक्रीज़, क्योंकि नंबर ऑफ़ कोलिजन, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती हैं, और नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जनरली ये देखा गया कि हर 10 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट की रेट की वैल्यू क्या है 2 से 3 टाइम्स तक क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और वहीं अगर हम रेट कॉन्स्टेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू भी क्या है 2 से 3 तक क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया गया और उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया LNK वर्सेस 1/T के बीच में, तो हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिला। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आप यहाँ पर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, ध्यान से देखिए कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं इस साइड, 1/T क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1/T डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, T इंक्रीज हो रहा है। और अगर T इंक्रीज हो रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को सबसे पहले किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे हुड। उन्होंने सबसे पहले क्या है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का शो किया, और उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, दैट इज LNK इज इक्वल टू में A माइनस का BT। अब यहाँ पर LNK वर्सेज 1/T का जब ग्राफ बनाएंगे आप, तो आपको कैसे मिलेगा, एक नेगेटिव स्लोप मिलेगा विद वैल्यू -B, और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, आपको A मिलेगा। लेकिन उन्होंने इसकी कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है अरेनियस। अब यहीं से हमारी थ्योरी डेवलप होती है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अरेनियस थ्योरी। ठीक है, तो अरेनियस ने क्या दिया, रिलेशन को बताने के लिए अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को बनाने के लिए इसने दो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। एक तो वेंट हॉफ इक्वेशन का इसने यूज़ किया, और एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इसने क्या किया, यूज़ किया, जो हमने जो है पिछले सेमेस्टर में फिजिक्स में जो है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ये होती है वेंट ऑफ इक्वेशन, दैट इज DLNKQ बाई में DT इज इक्वल टू में डेल्टा H बाई में RT स्क्वायर। अभी जो डेल्टा H है ना, ये है थर्मोडाइनमिक फैक्टर, और ये क्या बताता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। कितना स्टेबल बनेगा, जितना ज़्यादा H की वैल्यू होगी, मतलब ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है किसी भी प्रोडक्ट की। अब अरानियस ने क्या किया, इस वेंट ऑफ इक्वेशन में इस डेल्टा H को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, एक एनर्जी की टर्म जोड़ दी, दैट इज नोन एज डेल्टा E। ठीक है, जो क्या बताएगी, रिप्रेजेंट करेगी हाउ फास्ट रिएक्शन इज। डेल्टा H क्या बता रहा था, हाउ स्टेबल इज द प्रोडक्ट इज। डेल्टा E को जब आप यहाँ रख दोगे तो वो बताएगा हाउ फास्ट इज द रिएक्शन इज, कि टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन के रेट में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, बाद में इस E को क्या नाम दे दिया गया, एक नया नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए अब हमें डेरिवेशन कैसे करनी है अरेनियस की। हमने मान लिया एक रिएक्शन है जिसमें A किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में, A किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, B में, और B वापस क्या है, A में भी कन्वर्ट हो रहा है, क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। A B में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमने मान लिया K1 और एनर्जी मान ली E1। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हमने मान लिया K कॉन्स्टेंट मान लिया K-1, एनर्जी मान ली -1। ठीक है, अब हर एक स्टेप यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। तो अब पहले आप फॉरवर्ड स्टेप में क्या लगाइए, वेंट ऑफ इक्वेशन लगाइए। क्या है वेंट ऑफ इक्वेशन, DLNK इक्विलिब्रिया डिवाइड बाई में TT डेल्टा H बाई में RT स्क्वायर। इस डेल्टा H को हमें किससे रिप्लेस करना है, डेल्टा E से। डेल्टा H बताएगा कितना स्टेबल प्रोडक्ट है, डेल्टा E क्या बताएगा कि कितनी फास्टली प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर LNK क्यों क्या आएगा भाई, LNK इक्विलिब्रिया क्या आएगा, K इक्विलिब्रिया होगा K1 डिवाइड बाई में K-1, K इक्विलिब्रिया की जगह क्या पुट कर दिया, K1 डिवाइड बाई में K-1, और H की जगह क्या पुट कर दिया, E। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, DLN K1 माइनस का DLN K-1 डिवाइड बाई में DT लिख सकते हैं। और यहाँ डेल्टा E को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, E1 माइनस का E-1, E1 माइनस का E-1 डिवाइड बाई में RT का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालिए, अलग अलग कर दीजिए, DT को इन दोनों के अलग अलग बाई में ले जाइए तो आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली RT स्क्वायर को भी दोनों के अलग अलग बाई में ले जाइए। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्टेप को हमने डिफाइन करना है रेट कांस्टेंट की टर्म में और एक्टिवेशन की टर्म में। ये हमारा फॉरवर्ड स्टेप है, इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा भाई। ठीक है, तो देखिए
जो फॉरवर्ड स्टेप है, ये हमारा फॉरवर्ड स्टेप है ln k1 डिवाइड बाय में dt e1 डिवाइड बाय में RT स्क्वायर। ये हमारा बैकवर्ड स्टेप है d ln k1 डिवाइड बाई टी e-1 का RT स्क्वायर। तो जनरलाइज फॉर्म हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, जो जनरलाइज फॉर्म आई वो ये आ गई कि यहाँ पर d ln k डिवाइड बाय में dt किसके इक्वल होगा, EA डिवाइड बाय में RT स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसी को हम बोलते हैं भाई हमारी अरहानियस इक्वेशन। आप कहोगे मैडम बुक में तो दूसरी दे रखी है, तो आगे भी हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आगे हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म, डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको, किसकी भाई, अरहानियस की, दैट इज d ln k डिवाइड बाय में dt EA डिवाइड बाय में RT का स्क्वायर। अब इसका आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, एक तो आप विदाउट लिमिट कर दो, एक विद लिमिट कर दो। जब आप विदाउट लिमिट करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, जबकि आप विद लिमिट करते हो तो कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है। तो जब आप यहाँ पर इसका विदाउट लिमिट जो है डेरिवेशन करोगे तो आप क्या करोगे, देखिए ये बन गया ln k, ये EA बाय R कांस्टेंट था, 1/t स्क्वायर dt, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ऊपर जाओगे t-2 हो जाएगा, t-2 + 1 डिवाइड बाय में -2 + 1, ये क्या आ गया t-1 डिवाइड बाय में -1, ठीक है। तो t-1 ऊपर माइनस है तो नीचे ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस आया था तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/t प्लस में कांस्टेंट। तो अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वो कहता है जब जो अरहानियस ने क्या किया, आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू दी खुद से, उसने कहा इस c की वैल्यू क्या होगी, ln a होगी, ठीक है भाई, तुम दे रहे हो तो हम रख देते हैं। तो यहाँ पर इस c की वैल्यू क्या पुट कर दो, ln a पुट कर दो, कर दी भाई, तो आपके पास ये आ गया, अब ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करो, यहाँ पर इधर ln a को ले आओ माइनस में आते ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ln k बाय में a हो जाएगा, माइनस का EA बाय RT। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, अब ln है उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, e की पावर हो जाएगी, e की पावर माइनस EA बाय RT, और आगे एक कांस्टेंट आ गया a, इसको हम ये इक्वेशन आ गया अब हमारी अरहानियस की इक्वेशन क्या आ गई भाई, k इज इक्वल टू में a e की पावर माइनस EA अपॉन RT, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, अरहानियस इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन का यूज़ करके अगर आप ग्राफ बना के देखो, चाहे अब ln k वर्सेस ln t के बीच में, ln k वर्सेस 1/t के बीच में, तो ये ln k है, ln a को इधर ले आओ, माइनस का ln a क्या आ गया, माइनस का EA अपॉन R इंटू, चाहे आप यहाँ ये भी ना करो, ln k और t के बीच का बनाना है ना, ये तो हो गया आपका इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका स्लोप। तो ये आ गया स्लोप आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया माइनस EA अपॉन R स्लोप हो गया, और यहाँ पर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln a आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी अरहानियस इक्वेशन। अच्छा ये तो विदाउट लिमिट था, जब आप विद लिमिट करोगे ना, विद लिमिट में हम क्या करेंगे, k को तो कर देंगे k1 से k2, t को कर देंगे t1 से t2। ऑल्दो ये आपको नहीं करना है, जस्ट आपको बताने के लिए है। तो आप एंड में आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ln k2 बाय में k1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई में T1 माइनस T1 इंटू T2। ये भी हमारी क्या है, अरहानियस ही इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, K1 K2 की वैल्यू आपको दी हुई होगी, या फिर किसी की भी वैल्यू यहाँ से हम क्या है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है, कौन सी, एक तो हमने की थी स्टार्टिंग में क्या थी भाई, वो डिफरेंशियल फॉर्म थी हमारी, दैट इज d ln k अपॉन dt इज इक्वल टू में क्या थी, EA अपॉन RT स्क्वायर। इसी को हमने जब विदाउट लिमिट क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी। इसका ग्राफ अभी हमने बनाया, ये आया। और अगर यही हम विद लिमिट करते हैं तो आता है ln k2 बाय में k1 2.303 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई में T1 प्लस T2। तो ये सारी हमारी क्या आ जाती है, अरहानियस इक्वेशन होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पर आपके पास माइनस का EA अपॉन R क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है। अगर इस ln को आप लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस का EA अपॉन 2.303 R आ जाएगा। समझ रही हो ना भाई, इसको आप ऐसे लिखो ना, 2.303 लॉग के 2.303 लॉग A माइनस का EA अपॉन RT, पूरे को 2.303 से डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2.303। तो अब ये स्लोप की वैल्यू क्या हो गई भाई, माइनस का EA अपॉन 2.303 R हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारी थी अरहानियस इक्वेशन, ठीक है। जितनी ही आपको इतनी ही क्या रखनी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट जो टॉपिक है, अरहानियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अरहानियस इक्वेशन, ये आपकी क्या होती है, ख़त्म होती है। अब देखिए ये इसने शॉर्ट में दे रखी है डायरेक्ट, तो आप चाहें तो वो मेथड वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगेगा, और प्लस ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया है, सारा का सारा समझा दिया ना, ये ग्राफ कैसे आया आपको,
नेक्स्ट हमें बात करनी है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स की। तो हमारे पास दो थ्योरीज हैं मेनली, फर्स्ट इज कोलिजन थ्योरी, सेकंड इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखो अब ये जो थ्योरीज है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस डेरिवेशन है जो आपको क्या रखनी है एज इट इज़ क्या रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो देखिए जो कोलिजन थ्योरी थी ना वो फर्स्ट ऐसी थ्योरी थी जिसने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, रिएक्शन को एक्सप्लेन किया किस बेसिस पर, जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर। किस लेवल पर? मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या किया इसने, जो है मतलब कैसे इसने बताया कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे पहली थ्योरी थी जिसने क्या किया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, किसका यूज़ किया, जो है हमारे मोल्स का, मॉलिक्यूल्स का क्या किया, यूज़ किया, ठीक है। और इसने क्या है कोलिजन का जो है अफेक्ट बताया, कोलिजन का कि क्या होता है कोलिजन का इफेक्ट किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। इसने क्या कहा कि जब तक टेम्परेचर लो है तो लेस नंबर ऑफ कोलिजन हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगी, और ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास से पहले आती है कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, जो है कोलाइड कर रहे हैं। लाइक ए बी टाइप का भी हो सकता है मॉलिक्यूल, ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरा ए प्लस ए बी किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जब दोनों के दोनों हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, हमारे पास सिमिलर हैं, लाइक ए प्लस ए। फिर हम पढ़ेंगे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। डिफरेंट वाला जो है आप खुद करके देखेंगे, ये वाला मैं आपको बताऊँगी फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले थ्योरीज की बात करते हैं इनकी। कोलिजन थ्योरी की पोस्टुलेट्स क्या आते हैं, प्रोडक्ट आर फॉर्म। अच्छा इसने क्या माना, इसने सबसे पहली बात तो ये मानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना वो हार्ड रिजिड सफियर हैं, मतलब वो क्या है, हार्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वो क्या है, उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे वो कोलाइड करेंगे एनर्जी का एक्सचेंज होगा और वापस वो क्या है, चल पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट तभी फॉर्म होंगे जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। ओनली दोज कोलिजन इफेक्टिव होंगी जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पोजेस करेंगे सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओनली वही मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव होंगी जिसमें क्या है, जो है वो क्या करेंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। वही जो कोलिजन्स हैं वो क्या करेंगी, प्रोडक्ट की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और पोस्टुलेट्स की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसने क्या माना कि मॉलिक्यूल को हार्ड सफियर माना, कोई भी उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना नेसेसरी है। इसने ओनली ट्रांसलेशन मोशन को कंसीडर किया, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन को कंसीडर इसने नहीं किया मॉलिक्यूल के, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ओनली वही कोलिजन इफेक्टिव होंगी जो क्या करेंगी, एक क्राइटेरिया है एनर्जी का उसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। और इसने क्या माना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो क्या करेगा, 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जो रेट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा, 3 पे। पहला कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रही हैं, बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगी उतने ही ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। एनर्जी फैक्टर क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। और एक है स्टीरिक फैक्टर। ये स्टीरिक फैक्टर कब हमारे पास आएगा, जब हमारे पास जो अलग अलग टाइप के अगर हम हमारे मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास एक और फैक्टर नया आ जाएगा, दैट इज़ नोन एज स्टीरिक फैक्टर, जिसको हम क्या करेंगे, हमारी बुक में बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले हमारे पास दो हैं जिसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड करेगा। एक, कितनी नंबर ऑफ टोटल कोलिजन्स हो रही हैं, सेकेंड, उनका एनर्जी कंसिडरेशन क्या है। तो इन 2 फैक्टर को हम उठाएंगे और अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेट देखो क्या आ रहा है, देखो आपको देखने से भी पता लग रहा है कि हमने मान लिया F नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन हो रही है, ठीक है। F क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान लो ये बीकर है, इसके अंदर हमने मान लिया F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी है, और उनकी वजह से क्या है, Z नंबर ऑफ क्या हो रही हैं, कोलिजन्स हो रही हैं। तो अभी बताया ना कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो एनर्जी के फैक्टर के ऊपर, एनर्जी का फैक्टर क्या है, F, और किस पे डिपेंड करेगा, कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं, तो दैट इज Z। तो ये बोला ना, देखो नंबर ऑफ कोलिजन कितनी हो रही हैं, Z। एनर्जी फैक्टर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया F, तो रेट क्या हो गया, Z इंटू में F हो गया।
ठीक है। अब मैंने कहा था कि इसने क्या किया, दो इक्वेशंस का यूज़ किया था, मतलब एनर्जी की टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो हम यूज़ करेंगे किसका, वेंट होफ का, एक हम करेंगे बोल्ट्जमैन का। तो बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ वो मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ज़्यादा है, वो कितने होंगे हमारे डेल्टा एन अपॉन एन, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर एफ की वैल्यू उठाइए ये, और यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, पुट कर दीजिए रेट में। तो आपके पास रेट का आ गया, रेट दैट इज माइनस का डी ए एन ए अपॉन डी टी। आपने एफ की जगह क्या पुट कर दिया, ई अपॉन आर टी इंटू में जेड। तो अब इसी रेट का यूज़ करेंगे हम क्या है आगे इक्वेशन को ड्राइव करने में। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा। पहले हमने मान लिया बायोमोलिकुलर कोलिजन हो रही है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, लाइक एक इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपको पता है या आपने किया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने का फॉर्मूला होता है दिस वन, √2 पाई वी सिग्मा ए का स्केयर एन ए का स्केयर। ठीक है, ये कोलिजन डायामीटर निकालने का आई थिंक हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने का आई थिंक। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है किसके अंदर भाई, जो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री काइनेटिक थ्योरी के अंदर। तो सिग्मा ए क्या है, यहाँ पर डायामीटर है एक मॉलिक्यूल का, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम में। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ए के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब जो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, √8 kT बाई में पाई एम होती है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस वेलोसिटी की वैल्यू उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, कर दी, इतनी चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इस के को रिप्लेस कर देते हैं R बाई एन से, क्योंकि आपको पता है कि गैस कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस के को तो रिप्लेस कर दिया R बाई एन से। ठीक है, और ये जो मास है एम ए है एक का, वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एम ए को भी किससे रिप्लेस कर दिया, टोटल मास डिवाइड बाय में एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाओ जेड ए की और यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जेड की तो वैल्यू चाहिए थी, पुट कर दी तो रेट आ गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है जो कोलिजन हो रही है वो सिमिलर मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर सिमिलर मॉलिक्यूल को, सेम मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तो हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल के केस में आई है, 2 मॉलिक्यूल होंगे तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया, तो ये आ गया आपके पास रेट। अभी जनरली बायोमोलिकुलर कोलिजन है, बायोमोलिकुलर कोलिजन में रेट कैसे लिखते हैं हम, के एन ए का स्क्वायर लिखते हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद अब आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ गया आपके पास, के की वैल्यू आ गई किस केस में। अब यहाँ पर ये जो ए है, ठीक है, ए क्या आएगा यहाँ पर, अर्हानियस फैक्टर। तो अगर हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है के क्या होता है अकॉर्डिंग टू अर्हानियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू में ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये ई अपॉन आर टी सेम हो गया, तो ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, किसकी आ गई भाई, अर्हानियस कांस्टेंट की क्या आ गई आपके पास, वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप यही एक्सप्रेशन को आप मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखिए तरीके बहुत हैं इसको समझने के, पर नीड नहीं पड़ेगी, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि एन ए अपॉन क्या, एन ए क्या होता है, दैट इज़ ए इंटू में एन डिवाइड बाई में 10 की पावर 3। डी एन ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी ए हो जाएगा, और डी ए निकालोगे यहाँ से तो आपकी डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था भैया, अभी हमने किया था माइनस का डी ए अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इस डी एन ए अपॉन डी टी की वैल्यू, ये डी एन ए अपॉन डी टी की वैल्यू उठाओ इक्वेशन नंबर 9 से और इक्वेशन नंबर 13 में पुट कर दो। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 9, ये रही, माइनस डी एन ए अपॉन डी टी। ये वैल्यू उठाओ और कहाँ पुट कर दो आप, इक्वेशन नंबर 13 में क्या कर दो, पुट कर दो, यहाँ पर कर दी। तो आपके पास आ गया रेट। अब ये इनटू में था भाई, ठीक है ना, ये इनटू में है इसके, ये माइनस इधर ले गए थे हम। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ये। अब यहाँ पर एन ए को क्या कर दो, एन ए की वैल्यू क्या थी, ए इंटू एन डिवाइड बाई में 10 की पावर 3। तो यहाँ पर ये जो एन ए है उसको रिप्लेस कर दो उससे। तो जब आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, किसकी टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, ऑल्सो वापस रेट क्या होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन में, ये होता है, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करो, यहाँ से क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और अब वापस हमें इससे अर्हानियस इक्वेशन निकालनी है, तो इस इक्वेशन को, अर्हानियस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है के ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये ई अपॉन आर टी को अगर हम छोड़ दें तो ये वाली जो बाकी का पोर्शन बच गया ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा
ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आया है किसके केस में भाई, किसके केस में, जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थे। यही बायोमोलिकुलर कोलिजन हम लेंगे तो A प्लस बी किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन के केस में तो Z क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा AB का स्क्वायर √8 KT। ये सीधा लिख दिया इसने यहाँ पर भाई पीछे वाले का, बस वहाँ ZA था, यहाँ पर क्या हो जाएगा ZAB हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाली जो चीज़ थी ना इसने ये वाली, वहाँ ZAA था हमारे पास, इसके पास अब कहाँ आ गया ZAB। अच्छा, अब दोनों हमारे पास एटम अलग है तो उनका मास भी अलग होगा, तो यहाँ पर ये जो म्यू है ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। म्यू होता है हमारा m1 m2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर दी। अगर नहीं करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, वही जहाँ पीछे किया था, MA का MA बाई एन पुट करना है, MB को MB बाई एन पुट करना है। ठीक है, K को क्या करना है R बाई एन, सारी वैल्यू पुट करोगे, क्या आ जाएगा, वापस रेट में पुट करोगे इसकी वैल्यू ZAB की, ये होता है हमारा रेट, यहाँ पर ZAB की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। सेम वही काम करना है, सेम टू सेम आगे। ये रेट आया, वापस क्या करोगे, अगर यूनिमोलिकुलर है K की वैल्यू निकालोगे, अरेनियस के साथ कंपैरिजन करोगे, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो ये सारा वही काम कर रखा है, और उसके बाद क्या कर रखा है, यहाँ पर ये कर रखा है, सेम टू सेम है। ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात करें कोलिजन थ्योरी की, तो मॉडिफिकेशन सुनो क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि रेट क्या है एक्चुअल में कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन और एनर्जी फैक्टर पे। अभी तक हमने स्टीरिक फैक्टर नहीं लिया। ठीक है, तो बाद में क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा को मीट करने के लिए, मतलब जो एक्चुअल में वैल्यूज़ आ रही थी एनर्जी की, उस वैल्यू को मीट करने के लिए, उस वैल्यूज तक अप्रोच करने के लिए जो अरहेनियस है, मतलब कोलिजन थ्योरी ने क्या किया, एक नया फैक्टर इंक्लूड कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, स्टीरिक फैक्टर क्या कहता है, डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे। ठीक है, जैसे AB है C से, वो कैसे अरेंज हो सकता है, ABC। अब ये AB है, जरूरी ऐसे प्रेजेंट होगा, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, BA प्लस C, और ये क्या बना दे, A प्लस BC प्रोडक्ट बना दे। तो इस टाइप की जो ओरिएंटेशन है उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं, इस टाइप को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो ये जो ओरिएंटेशन है ना, ये भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी किसको भाई, हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसीलिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या है, जो है ये था हमारा, एक था एनर्जी फैक्टर, एक थी हमारी क्या, नंबर ऑफ कोलिजन, तो उसके साथ हमें एक और फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज स्टीरिक फैक्टर। और मॉडिफिकेशन यही हुई कि हमने क्या किया, इसके अंदर एक और स्टीरिक फैक्टर इंक्लूड किया, और स्टीरिक फैक्टर का हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। तो अब जो हमारे पास एक कांस्टेंट आया था ना भाई अरेनियस इक्वेशन का, ये कांस्टेंट, ये देखो यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, ये देखो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक और फैक्टर इंक्लूड कर देंगे, दैट इज़ नोन एज P, और इस P को हम क्या बोलेंगे, स्टीरिक फैक्टर बोल देंगे। ठीक है, और स्टीरिक फैक्टर की वैल्यू जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ तक याद रखने की ज़रूरत है कि मॉडिफिकेशन क्या हुई, कि क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के, या फिर ऐसे बोलिए कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आ रहा था उसको मैचअप करने के लिए इसने एक नया जो फैक्टर है इंक्लूड कर दिया, जिसको हम स्टीरिक या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है बोल देते हैं। ठीक है, हो जाएगा। वो थी बायोमोलिकुलर की। नेक्स्ट हम करेंगे एक यूनिमोलिकुलर रह गई हमारे पास। यूनिमोलिकुलर एज कम्पेयर टू द बायोमोलिकुलर आसान है। ठीक है, और एक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो क्या है उसकी कंपैरिजन में आसान है। फिर ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।